आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर हम चर्चा परिचर्चा करते हुए आज विचार करेंगे प्रसादोत्तर हिंदी नाटक भाग 2 पर। हम जानते हैं कि हिंदी नाटक का उद्भव वस्तुतः भारतेंदु युग में माना जाता है। यूं कुछ नाटक अनूदित रूप में हमें मध्यकालीन हिंदी समाज, हिंदी साहित्य उसमें भी मिलते हैं, जो संस्कृत की महत्वपूर्ण नाट्य रचनाओं के अनुवाद के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और यूं तो साहित्य की समालोचना का मूल आधार आदि आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को ही माना जाता है, जिसमें साहित्य की समीक्षा के मानक सुनिश्चित किए गए और नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के आधार पर कविता और नाटक इन दोनों को अभिन्न मानते हुए, इनमें अभेद मानते हुए नाटक क्या है, कविता क्या है, काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन आदि उस पर बात की गई है। किंतु हिंदी में आधुनिक युग में आकर भारतेंदु युग हिंदी नाटक के उद्भव का युग माना जाता है। और जब हम भारतेंदु युगीन नाटकों पर दृष्टि डालते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले आपसे की भी है, तो वहां हमें मौलिक और अनूदित 2 प्रकार के नाटक मिलते हैं। स्वातंत्र चेतना को लेकर, राष्ट्रीयता के बोध को लेकर, सामाजिक समस्याओं, चुनौतियों को लेकर तमाम ऐसी कथानकों पर नाट्य रचना हुई है। और उन नाटकों की समग्रता की दृष्टि से अगर हम समीक्षा करें, विचार करें, तो हम देख सकते हैं कि तमाम ज्वलंत मुद्दों और विषयों को उन नाटकों के माध्यम से उद्घाटित किया गया, उजागर किया गया है। इसी श्रृंखला को हम भारतेंदु युग के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भी देखते हैं। हालांकि तुलना में भारतेंदु युग में नाटक अधिक लिखे भी गए, खेले भी गए, उनका मंचन भी हुआ, अभिनेयता की दृष्टि से उन्हें सफलता की सीढ़ी पर प्रस्तुत भी किया गया। और बहुत से अंग्रेजी नाटकों के हिंदी अनुवाद स्वयं भारतेंदु ने भी किए और भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने भी किए। द्विवेदी युग तक आते आते नाटक का यह अभियान, लेखन, मंचन आदि का कुछ धीमा दिखाई देता है, उसकी गति कुछ थोड़ी धीमी दिखाई देती है, किंतु अवरुद्ध नहीं है। नाटक उस युग में भी, द्विवेदी युग में भी लिखे गए, खेले गए। और उसके बाद नाटक के जो मुख्य प्रवर्तक दिखाई देते हैं वो महाकवि जयशंकर प्रसाद दिखाई देते हैं। और हम प्रसाद युगीन नाटक की जब बात करते हैं तो हिंदी नाटक के उद्भव विकास को हम प्रसाद को केंद्र में रखकर ही विवेचित करते हैं। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, और इसी तरह फिर हम 5वें, 6ठे, 7वें दशक, 8वें दशक के हिंदी नाटक या स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, इस रूप में उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रसाद युग क्योंकि नाटकों का एक सशक्त युग था, स्वयं प्रसाद एक बहुत बड़े विश्व स्तरीय नाटककार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ जैसे अद्भुत नाटक हमें दिए, जिसमें भारतीय गौरवशाली अतीत का स्मरण कराया, हमारे राष्ट्रीय बोध को जागृत किया। प्रसाद ने कई नए प्रयोग किए, भाषा की दृष्टि से, गीतों की दृष्टि से, पात्रों की दृष्टि से, संवादों की दृष्टि से अद्भुत योगदान महाकवि प्रसाद का रहा। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के प्रथम
खंड पर हम चर्चा कर चुके हैं और हमने देखा कि प्रसाद के बाद के नाटक की विषय वस्तु कैसे बदल रही है, उसमें समाज की ज्वलंत नई समस्याएं, चुनौतियां कैसे उद्घाटित हो रही हैं, उसकी पात्र योजना, उसकी संवाद योजना, उसकी भाषा कैसे बदल रही है, ये सब भी हमने प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में मोहन राकेश का क्या योगदान है, धर्मवीर भारती का क्या योगदान है, और इसी प्रकार से रामकुमार वर्मा की बात करें या अन्य अनेक नाटककार जिनकी चर्चा हम करते हैं, तो प्रसाद के बाद की नाट्य लेखन, नाट्य प्रस्तुति और उनके मंचन, अभिनयता आदि में कुछ परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो आज उसी श्रृंखला के खंड 2 की विवेचना हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में दशा और दिशा की दृष्टि से दशा भी बदली और नाटककार की दिशा भी बदल गई। प्रसाद युग में जो नाटकों का या प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकों का जो कथ्य था, जो उद्देश्य था, जो विवेच्य वस्तु थी, यहाँ तक आते आते, क्योंकि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का अर्थ है लगभग आज़ादी और आज़ादी के बाद की नाट्य रचनाएं, तो उनकी दशा और दिशा यह बदली और नाटककार की दृष्टि में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब हिंदी नाटक समस्या मूलक नाटक बन गया, यानी नाटक की वस्तु में समाज और संस्कृति की, राष्ट्र की, गरीबी की, बेरोजगारी की या मानवीय संबंधों की या पारिवारिक विघटन की ऐसी न जाने कितनी समस्याएं थीं, उन सब को केंद्र में रखकर नाटक लिखे जाने लगे। बहुत से पुरा कथाओं को, पुरा पात्रों को, ऐतिहासिक कथानकों को, पौराणिक कथा वस्तुओं को केंद्र में रखकर नाटक लिखे जाने लगे और समकालीन समसामयिक समस्याओं के ताने बाने को उन ऐतिहासिक कथा वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में या पौराणिक पात्रों के परिप्रेक्ष्य में बुना जाने लगा। यह हिंदी नाटक की दुनिया में एक नवीनता, एक मौलिकता का दौर बनकर हमारे सामने आया। कह सकते हैं कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के इस दौर में जो एकांकी नाटक थे वो भी किसी न किसी समस्या पर केंद्रित हो गए। एकांकी एक अंक का नाटक होता है, हम जानते हैं। हालांकि एकांकी एक सशक्त विधा हिंदी नाट्य साहित्य की रही है, लेकिन धीरे धीरे अब इन दिनों एकांकी लिखने की वह जो गति है उसमें कुछ अवरोध दिखाई दे रहा है। किंतु हिंदी नाटक भी समस्या मूलक हुए। पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ, बड़े नाम हैं दोनों नाटक की दुनिया में, और जब हम नाटक का, नाट्य विषय का अध्ययन करते हैं, उस क्षेत्र में शोध का विचार करते हैं, तो हमें पाश्चात्य नाटककार और पूरी नाट्य शास्त्रीय जो समीक्षा है उस पर विचार करते हुए देखना होता है। इसलिए इब्सन और बर्नार्ड शॉ का नाम हमारे सामने मुख्य रूप से आता है। इनके नाट्य साहित्य से इस प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के जो दौर, इस दौर के जो नाटककार हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभाव ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। यानी इब्सन और बर्नार्ड शॉ ने इस युग के नाटककारों को और इस युग की नाट्य वस्तु को प्रभावित किया और यह नाटक का दौर आगे बढ़ने लगा। पूरे यूरोप में इब्सन ने अपने नाटकों की रचना से सन 1875 ईस्वी के आसपास एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया था। इसलिए इब्सन का नाम वहाँ नाटक की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो यूरोपियन
नाट्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का जो श्रेय है वो इब्सन को जाता है। व्यक्ति और समाज, इनके परस्पर रिश्तों को, संबंधों को और एक दूसरे को प्रभावित करने के क्रम को, घात प्रतिघात को भी केंद्र में रखकर, संदर्भ या परिप्रेक्ष्य में रखकर व्यक्ति की अस्मिता की रक्षा, उसकी महत्ता को रेखांकित करने का एक विचार, एक दृष्टि, एक दर्शन, वह इन नाटकों की महत्वपूर्ण वस्तु बनकर उभरा। व्यक्ति और समाज के द्वंद्व का एक मार्मिक, हृदयस्पर्शी और बहुत ही प्रभावात्मक चित्रण इस युग के नाटकों में, जो इब्सन का समय था यूरोप में, और वही जो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का समय हिंदी में था, भारतीय समाज में था, वहाँ भी हम देख सकते हैं कि यह बखूबी चित्रित होता है, दिखाई देता है। व्यक्ति समाज की तमाम मान्यताओं से, सामाजिक प्रतिमानों से, सामाजिक रीति रिवाजों से, नियमों कानूनों से जूझता है, संघर्ष करता है, उस द्वंद्व से ग्रस्त दिखाई देता है। तो ऐसे द्वंद्व से ग्रस्त व्यक्ति की मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी मानसिकता का चित्रण नाटककार बखूबी करते हैं और ऐसे अनेक नाटक हिंदी में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। तो मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन, चित्रण और फिर उनका मंचन, ये इस युग के नाटकों में बखूबी देखा जा सकता है। नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार सन 1926 ईस्वी में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था और नाटक और साहित्य की दुनिया में उनके इस सम्मान से, जो कि सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है नोबेल प्राइज, जो हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर को भी प्राप्त हुआ साहित्य की दुनिया में, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जब ये सम्मान मिला तो साहित्य जगत में एक बहुत ही उत्साह का, उमंग का, उत्सव का बोध पैदा हुआ। उसी का परिणाम था कि हिंदी की जो नाट्य जगत दिखाई देता है, हिंदी का जो नाट्य लोक दिखाई देता है हिंदी का, उसमें भी उस तरह के समस्या नाटकों का आगमन हुआ। एक गतिशील, एक प्रवहमान समस्या मूलक नाटकों की धारा हिंदी में भी प्रवाहित होती दिखाई दी। जगदीश चंद्र माथुर इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अवदान स्तुत्य अवदान माना जाता है। और इसी युग में जगदीश चंद्र माथुर के साथ साथ धर्मवीर भारती, उनका आगमन होता है। तो धर्मवीर भारती के अंधा युग को भला कौन भुला सकता है। वह महाभारत के कथानक को, कथा वस्तु को, उसके आंशिक संदर्भों को लेकर एक काव्य नाटक, गीति नाट्य के रूप में अंधा युग का सृजन करते हैं और रंगमंच को एक गहरी कलात्मक सार्थकता प्रदान करने का काम यह नाटक हिंदी जगत में करता है। अंधा युग का न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ उसका मंचन हुआ, उसकी अभिनेता की दृष्टि से प्रशंसा हुई, जिन पात्रों ने उसको खेला, जिन्होंने उसका निर्देशन किया, उन्हें बहुत यश और बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, प्रशंसा प्राप्त हुई। तो मंच में भी एक परिवर्तन, जो पहले प्रसाद कर चुके थे, क्योंकि प्रसाद ने नाटकों पर जो आक्षेप लगे थे, उनके पारसी थिएटर के पक्षधर लोग प्रसाद के नाटकों को रंगमंचीयता की दृष्टि से विफल घोषित कर रहे थे। तब प्रसाद ने बहुत तार्किक दृष्टि से कुछ निबंधों के माध्यम से अपने नाटकों और उनकी मंचीयता की पक्षधरता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि रंगमंच को नाटक के लिए होना चाहिए, न कि नाटक को रंगमंच के लिए। अंधा युग ने भी मंचन की दृष्टि से, क्योंकि वो एक काव्य नाटक था, गीति नाट्य था, और
उसकी कथा वस्तु पौराणिक और ऐतिहासिक कथा वस्तु थी, इसलिए उन्होंने हिंदी नाटक की दुनिया में रंगमंच की दृष्टि से इस नाटक के मंचन का जो खाका तैयार किया, जो पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, उसने उनकी गहरी कलात्मक मंचीय अभिरुचि का भी परिचय दिया और उसे एक सार्थकता प्रदान की। नाट्य शिल्प में परिवर्तन करने का काम भी हिंदी नाट्य जगत में समय समय पर हुआ। कोणार्क नाटक को देखें या अंधा युग नाटक को देखें, इन्हीं के साथ साथ मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक को देखें। ये 3 क्रांतिकारी नाटक हिंदी जगत में माने जाते हैं, जिन्होंने नाट्य शिल्प में एक विचारणीय, एक उल्लेखनीय परिवर्तन करने का काम किया। इसको हम एक शोधात्मक, एक खोज परक, एक नवीनता परक परिवर्तन कह सकते हैं। इनोवेटिव विचारों के साथ ये परिवर्तन हमें हिंदी नाटक में दिखाई देता है, जो कोणार्क नाटक के लेखन और मंचन के बाद, अंधा युग के लेखन और मंचन के बाद तथा आषाढ़ का एक दिन की प्रस्तुति और मंचन अभिनेता के बाद हम देख सकते हैं। समस्या नाटकों के सृजन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी नाटककार ने निभाई और उन्हें बहुत ख्याति, बड़ा यश भी मिला, वो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लाल के अनेक नाटक उल्लेखनीय हैं, जहां पुरा पात्रों को लेकर, पुरा कथानकों को लेकर वो आधुनिक संदर्भों में समकालीन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उनको उपस्थित करते हैं। मिस्टर अभिमन्यु एक इसी प्रकार का महत्वपूर्ण नाटक है जो डॉक्टर लाल की प्रसिद्धि का कारण भी बनता है। इसी तरह सूर्यमुखी, रात रानी, दर्पण, मादा कैक्टस, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। इन्होंने नाट्य जगत में, हिंदी की नाट्य जगत और दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखाया। कमलेश्वर का नाम भी इस दुनिया में, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। कमलेश्वर ने हिंदी कहानी में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। नई कहानी की नवीनता और मौलिकता, कमलेश्वर उसके प्रणेता दिखाई देते हैं। और कमलेश्वर की विशेषता यह थी कि वो दूरदर्शन से इलेक्ट्रॉनिक, ये जो विद्युतीय माध्यम है, रेडियो, टेलीविज़न, इससे जुड़े थे। सिने जगत की जो पांडुलिपियां हैं, जो स्क्रिप्ट तैयार की है, उससे भी जुड़े थे। बहुत सी दुर्लभ औपन्यासिक रचनाओं पर उन्होंने सिनेमा जगत के लिए स्क्रिप्ट तैयार की थी। तो उनका दूसरी अधूरी आवाज़ एक बड़ा चर्चित नाटक रहा, जो सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय माना जाता है। चिरंजीत भी इसी युग के नाटककार रहे, जिन्होंने ढोल की पोल, रेडियो नाटकों की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया और बहुत सारे रेडियो नाटक लिखे और उनका प्रसारण करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तस्वीर उसकी इसी तरह का उनका चिरंजीत का महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में, यह भी उसी श्रृंखला का, उसी क्रम का एक नाटक है। विनोद रस्तोगी नए हाथ नामक नाटक लेकर आते हैं और वह भी सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को उद्घाटित करने वाला एक उल्लेखनीय नाटक बनता है। मन्नू भंडारी, हम जानते हैं कि हिंदी कथा जगत में चाहे कहानियों की बात हो या उपन्यासों की, मन्नू भंडारी ने बहुत ही यादगार, बड़े स्मरणीय उपन्यास हमें दिए। आपका बंटी को कौन नहीं जानता, और रजनीगंधा जैसी कहानी, और तमाम ऐसे औपन्यासिक और कथात्मक सृजन का अगर हम दर्शन करें, उस पर दृष्टि डालें, तो मन्नू भंडारी की जो विलक्षण प्रतिभा है उसको हम देख सकते हैं। बिना दीवारों के घर नामक
एक महत्वपूर्ण नाटक वो समस्यामूलक नाटक के रूप में हमें देती हैं। तो मन्नू भंडारी न केवल कहानी के और उपन्यास के क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान करती हैं, अपितु बिना दीवारों के घर नामक नाटक के माध्यम से अपनी नाट्य प्रतिभा का परिचय भी हमें देती हैं। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण नाट्य रचना अगर कोई मानी जाती है तो वो मोहन राकेश की आधे अधूरे मानी जाती है। आधे अधूरे अनेक प्रकार से नवीनता और मौलिकता लेकर हमारे सामने आने वाला नाटक है। एक तो युग में, समाज में, परिवार में जो विघटन आ रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, वैचारिक धरातल पर जो भिन्नताएं प्रकट हो रही थीं, और संबंधों में जो परस्पर पारिवारिक संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, उनमें भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से जो दूरियां खड़ी हो रही थीं, जो मत विमत पैदा हो रहे थे, उनको आधे अधूरे में मोहन राकेश ने बहुत खूबी के साथ उकेरा है। उनकी भाषा भी एक परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन की द्योतक बनकर इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने आती है। संस्कृत से हिंदी में कैसे परिवर्तन हुआ, ये हमने प्रसाद के नाटकों में देखा, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कारण भी हिंदी नाटकों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, चाहे वो पात्रों की परिकल्पना हो, चाहे वो संवाद योजना हो, चाहे वो भाषा के अंदर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतीक और बिंब आदि हों। इन सब से भी हिंदी नाटक में परिवर्तन तो हुआ। तो संस्कृत नाटक एक तरह का परिदृश्य प्रस्तुत करते रहे, फिर हिंदी में लिखे गए मौलिक नाटक एक दूसरे तरह का प्रस्तुत करते रहे परिदृश्य, और फिर अनुदित नाटक जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित हुए या अंग्रेजी से हिंदी में उनका अनुवाद हुआ, उन सबको अगर हम देखें तो बहुत सा क्रांतिकारी परिवर्तन हमें वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा, इन सब दृष्टियों से देखने को मिलता है। हिंदी नाटक की दुनिया में बहुत रचनात्मक भूमिका, उल्लेखनीय भूमिका एनएसडी ने, यानी राष्ट्रीय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जानते हैं, दिल्ली में उसका मुख्यालय है, और उसने नाटक की दुनिया में बहुत ही व्यावहारिक परिवर्तन करके दिखाए। नाटकों का मंचन किया, अनुवाद करवाए, अनुदित नाटकों के मंचन करवाए, मौलिक नाटकों के मंचन करवाए, न केवल उस एनएसडी के अपनी बाउंड्री में, अपने परिसर में, अपितु विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर भी मंचन करके नाट्य विधा को एक प्रमुख स्थान पुनः दिलवाने का प्रयत्न उसने किया। इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भूमिका उल्लेखनीय रही। विदेशी भाषाओं में लिखित नाटकों की भाषा, उनके हिंदी में किए गए अनुवाद और उस अनुदित नाटकों की भाषा, उन सब में एक तालमेल बिठाकर उनको अभिनेता की दृष्टि से तैयार करना, उनकी स्क्रिप्ट बनाना, उनकी भाषा के शब्द चयन, वाक्य विन्यास, संवाद योजना आदि के माध्यम से उनको मंचन के लिए तैयार करना, निर्मित करना, यह भी एनएसडी का एक बहुत बड़ा अवदान माना जाता है। भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ और कालजयी नाट्य रचनाएं रही हैं, चाहे वो तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती आदि में हो, बंगला में हो, पंजाबी में हो, उनके हिंदी में अनुवाद कराना और फिर मानक अनुवाद करके, उनका पुनरीक्षण करके, उनका संपादन करके, उनको मंचन के अनुकूल निर्मित करना, तैयार करना, और फिर उनका मंचन आदि करके जन सामान्य तक, नाटकों के जो ग्राहक हैं वहाँ तक पहुँचाना, थिएटर तक ले जाना, ये सब काम भी एनएसडी के माध्यम से हुआ है।
इसलिए हिंदी नाटकों के विकास की गाथा अगर लिखी जाती है तो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के भाग 2 का यह जो समय है, इसमें एनएसडी की भूमिका को बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कि हिंदी नाटक की विकास यात्रा को एक बड़ी समृद्धि देने का काम एनएसडी ने किया था। और इसी समय बहुत सी स्वतंत्र रूप से नाटक मंडलियां, जो नाट्य लेखन, स्क्रिप्ट तैयार करने, मंचन आदि, अभिनेता आदि से जुड़ने, वो अभिरुचि के कारण उन मंडलियों ने बहुत सीमित साधनों में, उनके पास साधन उपलब्ध नहीं थे, उनके पास जो आर्थिक स्रोत उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी नाट्याभिरुचि के आधार पर बहुत से नाटकों का स्क्रिप्ट तैयार करके मंचन किया। अभिनेता की दृष्टि से एक क्रांतिकारी योगदान, महत्वपूर्ण योगदान ऐसी नाट्य मंडलियों के माध्यम से हुआ, जिसमें बहुत सारी विश्वविद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने भी हिंदी सेवी संस्थाओं से जुड़कर इस तरह की नाट्य रचनाओं का, जो प्रासंगिक कथा वस्तु को लेकर हमारे सामने आ रहे थे, उनका मंचन किया। यहाँ तक के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के जो सभागार हैं, जो प्रेक्षागृह हैं, वहाँ भी इस तरह के नाटकों के मंचन लगातार होने लगे। तो कह सकते हैं कि नाटक जो एक सीमित और बहुत ही दक्ष मंडलियों तक या विद्यालयों तक सीमित था, वो धीरे धीरे विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़ता चला गया और नाटक की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जन सामान्य के लिए ये नाटक जो है वो सहज रूप से उपलब्ध होता गया। हर राज्य में ऐसे कुछ केंद्र बन गए, कुछ अकादमियां बन गईं, जिन्होंने नाटक को प्रोत्साहित किया, नाटक खेलने वालों को प्रोत्साहित किया, नाटक लिखने वालों का भी मनोबल बढ़ाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। तो मित्रों, इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हुए पुनः इस पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।